स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक आज है, ठीक है, स्क्रीन तो नजर आ रही है ना मेरी? स्क्रीन। यस सर। अच्छा। सबसे पहला जो यस टॉपिक सर, आ है रही। तो वो आज है प्लॉटिंग का। ठीक है। यूजुअली इस तरह से होता है कि हाँ सुलेमान, कल वाला लेक्चर अपलोड हुआ हुआ है, ठीक है, उसका लिंक मैं कल शेयर करना भूल गया था, वो अभी क्लास खत्म होगी तो उसके बाद मैं लिंक आपको भेज दूंगा, वो अपलोड हुआ हुआ है। अच्छा। प्लॉटिंग की हम बात कर रहे थे तो यूजुअली आपने अगर मैथ्स में कहीं पे किया हो तो ग्राफ पेपर जो आपके पास होता है उस पर आप यूजुअली एक्स और वाई एक्सिस पे, मुझे जितना याद है हमारे ज़माने में हम करते थे, चीज़ों को प्लॉट करते थे, डिफरेंट वैल्यूज़ को प्लॉट करते थे। याद है, किया हुआ है कभी कि नहीं? अभी तो पता नहीं यस ग्राफ सर, पेपर याद यूज़ भी करते हैं कि नहीं करते। करते हैं यूज़? करते हैं सर। अच्छा, ठीक है, सही है। तो अ, चीज़ों को प्लॉट क्यों किया जाता है, क्या फ़ायदा होता है, क्या फ़ायदा नहीं होता, तो उसका तो थोड़ी बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो कि अभी हम डिस्कस कर लेंगे, कुछ आपको फिर बाद में पता लग जाएंगी। एक एग्जांपल हम छोटी सी उठा रहे हैं सबसे पहले, इसके बाद फिर थोड़ी सी कम्प्लेक्स एग्जांपल की तरफ जाएंगे, मगर एक छोटी सी एग्जांपल को पहले देखते हैं और उसके थ्रू इसको करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे ऐसे किया है कि नंबर जनरेट किए हैं 1 से 12 तक। ठीक है, कैसे जनरेट किए हैं? रेंज है 1 से 13 तक, इसका मतलब ये है ये मुझे 1 से 12 तक नंबर देगा और उसको लिस्ट की फॉर्म में मैंने ले लिया। ठीक है, तो ये नंबर्स वाली लिस्ट में मेरे पास क्या होगा, 1 से 12 तक नंबर आ जाएंगे। उसके बाद मैंने एक और लिस्ट ली खाली पावर अंडर स्कोर 2 के नाम से। ठीक है, और एक और लिस्ट ली खाली पावर अंडर स्कोर 3 के नाम से। बेसिकली मैं करूँगा ये कि मैं ये नम्स की लिस्ट में से एक एक नंबर उठाऊंगा, ठीक है, और उस नंबर को 2 की पावर में रखते हुए, ठीक है, मैं पावर अंडर स्कोर 2 में अपेंड करूंगा, और इसी तरह से उसी नंबर को 3 की पावर में रखते हुए उसको मैं पावर अंडर रोज 3 के अंदर जो है तो अपेंड करता रहूंगा। तो देख लें, मैंने लूप लगाया नंबर्स की लिस्ट पे, ठीक है, इस लिस्ट पे लूप लगाया। ठीक है, अगेन बता रहा हूँ 1 से 12 तक नंबर होंगे इसके अंदर, अभी प्रिंट करके चेक कर लेंगे। पावर अंडर स्कोर 2 डॉट अपेंड, ठीक है, इसका मतलब ये है इस लिस्ट के अंदर अपेंड होगा। क्या चीज़ अपेंड होगी? पावर का फंक्शन कॉल किया, 2 मेरे पास बेस हो गई और आई पावर हो गई, तो इसका मतलब ये पहले 1 नंबर आएगा तो 2 की पावर 1 हो जाएगी, उसके बाद 2 आएगा तो 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और फिर 12 तक वो पावर 2 में जो है तो अपेंड होते रहेंगे। तो जितने नंबर्स मेरे पास नम्स में होंगे उतनी पावर्स मेरे पास पावर अंडर स्कोर 2 में उसकी कैलकुलेट होके आ जाएंगी। इसी तरह से पावर अंडर स्कोर 3 में हम क्या कर रहे हैं, सिंपल बेस को 3 कर रहे हैं और वही नंबर जो उसके है उसकी पावर में जा रहा है। ठीक है, तो आपके पास 3 लिस्ट टोटल हो गई। इसे मैं प्रिंट करके आपको दिखाता हूँ। तो ये देखें, ये जो पहली लिस्ट है तो ये वो नंबर्स हैं जो कि हमने रेंज से जनरेट किए थे। दूसरी लिस्ट में यही नंबर जो है तो 2 की पावर्स में डाल के किए। ठीक है, मतलब 2 रेज टू पावर 1 जब हम करेंगे तो 2 आएगा, 2 रेज टू पावर 2 करेंगे तो 4 आएगा, 2 रेज टू पावर 3 करेंगे तो 8 आएगा, फिर 2 रेज टू पावर 4 से 16, 2 रेज टू पावर 5 से 32, इस तरह से जाते जाएं। 2 रेज टू पावर 12 करेंगे तो 4096 आता है। इसी तरह से 3 रेज टू पावर 1 करेंगे तो 3 आएगा, 3 रेज टू पावर 2 तो 9, 3 रेज टू पावर 3 तो 27, 3 रेज टू पावर 12 तो ये नंबर आता है। ठीक है, क्लियर है? यहां तक फॉलो कर रहे हैं सब लोग? यस सर। अच्छा, अब देखें ये जो नंबर मेरे पास आए हैं तो लेट से मैं ऐसे करना चाहता हूं कि मैं देखना चाहता हूं कि इन दोनों को कंपेयर करके देखना चाहता हूं कि मेरे पास जो एक्चुअल नंबर है, ठीक है, उसका जब मैं उसको मैं 2 की पावर में डालता हूं तो उसमें इंक्रीज हर दफा कितने की हो रही होती है, या इंक्रीज जैसे जैसे मैं नंबर बढ़ाता जाता हूं तो कितनी इंक्रीज होती है। ठीक है, तो इनको ये तो चूंकि 12 नंबर्स हैं तो मुझे देख के पता लग रहा है। पहले देखें 4 का इंक्रीज हुआ, 2 का इंक्रीज हुआ, फिर 4 का इंक्रीज हुआ, फिर 8 का इंक्रीज हो रहा है, फिर 16 का हो रहा है, फिर 32 का हो रहा है, फिर 64 का हो रहा है। इस तरह से जाते जाएं तो वो डबल हो रहा है हर दफा इंक्रीज आपके पास। ठीक है, तो इधर से मुझे नजर आ रहा है, मगर कंसिडर करें। और दूसरी बात ये कि ये नंबर देखें सारे सॉर्टेड है। ठीक है, तो पहले वाले सॉर्टेड हैं तो उसका मतलब ये वाली लिस्ट भी सॉर्टेड होगी, ये वाली लिस्ट भी सॉर्टेड होगी, तो आपको पता लग रहा है कि छोटा नंबर यहाँ पे है और वो फिर बढ़ रहा है। ठीक है, अगर फर्क करें ये सॉर्टेड ना होते, ठीक है, तो फिर क्या होता? ठीक है, तो इस तरह के केस में अगर फर्ज करें आपके पास नंबर बहुत ज्यादा होते हैं, अब इस केस में 12 है, लेट से ये मैं कहता 1200 होते, तो इसको देख के तो आप पता ना लगा सकते ना कि ये इंक्रीज किस तरह से बढ़ रहा है, इसमें से पैटर्न ना निकाल सकते। तो इसको यूजुअली फिर हम करते ही हैं कि हम प्लॉट कर देते हैं। ठीक है, प्लॉट कर देते हैं, उससे ये होता है कि आपको विजुअल एक रिप्रेजेंटेशन मिल जाती है कि ये जो वो है
नंबर्स है तो इसमें ट्रेंड क्या चल रहा है, किस तरह से जो है तो ये इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, या दो चीज़ों को आप अगर फर्ज करें कंपेयर करना चाहते हैं और उसके बहुत ज़्यादा नंबर्स हैं तो उनको देख के तो आप कंपेयर नहीं कर सकते हो, तो हम यूजुअली इसको प्लॉट करके फिर उसके अंदर देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि नंबर्स और उसकी 2 की पावर्स वाली लिस्ट को दोनों को प्लॉट करेंगे। उसके लिए हमें एक लाइब्रेरी चाहिए होगी। ठीक है, पाइथन में ये एक लाइब्रेरी है जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। ठीक है, बहुत एक्सटेंसिवली यूज़ होती है, तो इसको यूज़ करते हैं लोग। ठीक है, और ये आपके यूज में भी बहुत ज्यादा आएगी आगे। ठीक है, लाइब्रेरी का नाम है मैट प्लॉट लिब। ठीक है, तो ये लाइब्रेरी का नाम है और इसके अंदर एक मॉड्यूल है पाई प्लॉट के नाम से जो कि हमें चाहिए अभी। ठीक है, तो हमने क्या किया कि हमने इंपोर्ट किया मैट प्लॉट लिब के अंदर में से पाई प्लॉट की उसको मॉड्यूल को। मगर हम चाहते हैं कि मैं पाई प्लॉट के मॉड्यूल को जब यूज करूं अपने कोड के अंदर तो उसे मैं नाम पीएलटी दूं, मतलब इन शॉर्ट में PLT लिखूं, ये ना लिखूं कि मैं लिखूं मैट प्लॉट लिब डॉट पाई प्लॉट लिखूं, या ऐसे पाई प्लॉट लिखना पड़े मुझे। ठीक है, तो ये इसलिए एज लिखा हुआ है। एज का मतलब ये है कि ये जो पूरी की पूरी एक स्टेटमेंट है, ये जो मॉड्यूल है, इसको एज अ PLT इस कोड में यूज किया जाएगा। ठीक है, तो जब इसे मैं चलाऊंगा तो अब क्या होगा, जब भी मैं PLT की बात करूंगा तो इसका मतलब ये होगा कि मैं पाई प्लॉट की बात कर रहा हूं। ठीक है, अब ये क्यों यूज होगा अभी थोड़ी देर में देख लेंगे। अच्छा, दूसरी बात ये कि मुझे एक स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी और ये सिर्फ आपको जुपिटर नोटबुक में चाहिए होगी। किसी और एडिटर में आईडी में अगर आप काम कर रहे हैं, जिस तरह कल मैंने आपको स्पाइडर दिखाया था, तो अगर उसमें आप कोड कर रहे हैं इसी चीज़ का तो आपको फिर ये नहीं चाहिए होगा। यहाँ पे चूंकि हमें आउटपुट इन लाइन मिलता है, इन लाइन का मतलब ये है कि जैसे ही हम इनपुट देते हैं तो उसी के नीचे हमें आउटपुट मिल जाता है। ठीक है, कल की आईडी जो मैंने आपको दिखाया था तो वो कंसोल पे अलग आउटपुट हमें दिखाता था। ठीक है, और ये जो मैट प्लॉट लिब का आउटपुट होता है, क्योंकि ये एक ग्राफ टाइप की चीज़ आपको दिखाता है, तो इसकी अलग से एक विंडो खुलती है जो कि जुपिटर नोटबुक में नहीं हो सकती। तो इसीलिए हम इसे कहते हैं कि इसका आउटपुट हमें इसी लाइन में जहां पे हम लिखेंगे वहां पे दिखाओ, तो ये आप लिखते हैं। ठीक है, इसके बगैर भी बातों का काम चल जाता है, मगर बातों का इससे मसला करता है। तो सिंपल ये याद रखना है कि आपने डॉलर साइन लिख के अगर इधर जुपिटर नोटबुक में ही लिखना है आपने लाजमी, तो मैट प्लॉट लिब इन लाइन आपने लिख देना है। ठीक है, तो इससे आपके पास क्या होगा कि आउटपुट इधर ही आपको देता रहेगा। ठीक है, अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, पीएलटी जो है तो मैंने वो किया था एज ए पीएलटी यूज किया था पाई प्लॉट को। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ पीएलटी डॉट फिगर, एक फिगर मैं बनाना चाहता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास एक फिगर बन जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करना चाहता हूं कि इसके बाद मैं इसको प्लॉट करना चाहता हूं, तो ये पीएलटी के अंदर एक फंक्शन है, जैसे फिगर का एक फंक्शन है इसी तरह से प्लॉट के नाम से एक फंक्शन है। तो मैं ऐसे कहता हूं कि तुम प्लॉट करो किस चीज को, एक्स एक्सिस पे तुम नम्स वाली लिस्ट रख दो, ये वाली, ये नम्स वाली लिस्ट। ठीक है, और वाई एक्सिस पे ये पावर अंडरस्कोर 2 वाली लिस्ट रख दो। तो बेसिकली आपके पास ये इनका प्लॉट अभी बन रहा है। ठीक है, तो फिगर बना, उसमें जो प्लॉट है, पहला जो प्लॉट है तो उसमें एक्स एक्सिस पे नम है और वाई एक्सिस पे आपके पास ये पावर अंडरस्कोर 2 है। तो इसे जब मैं चलाता हूं तो ये देख लें आपको ये चीज ये दिखा देता है। तो ये देख लें नीचे आपको नंबर्स नजर आ रहे हैं 12 तक जो थे, और ऊपर जो आउटपुट है वो पावर अंडरस्कोर 2 का, ठीक है, जो कि ये वाला है, ये 4096 तक जो जाता है तो वो दिखा रहा है। ठीक है, तो देख लें आपको नजर आ रहा है कि शुरू में जब मैं यहाँ पे ऑलमोस्ट 8 तक था तो आपका इंक्रीज बहुत छोटा था, बहुत कम कम जो है तो ये नंबर बढ़ रहे थे जो 2 की पावर में मैं कैलकुलेट कर रहा था। मगर जैसे जैसे फिर मैं नंबर बढ़ाता गया तो आपके पास वो इंक्रीज अब बड़ी तेजी से ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो अब इससे आपको एक ट्रेंड नजर आ रहा है इस डेटा के अंदर। ठीक है, तो अगर बहुत ज्यादा डेटा होगा आपके पास, यहाँ पे तो 12 नंबर है, मतलब लेट से अगर ये 1000 होते हैं, 2000 होते हैं, तो उसको देख के तो आप फिर पता नहीं लगा सकते हो, तो उसको यूजुअली फिर हम प्लॉट करते हैं। ठीक है, इधर तक फॉलो कर रहे हैं सब लोग, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? सर ये थोड़ा बता देना, प्लॉट डॉट फिगर ये वाला थोड़ा बता देना। क्या बताऊं, कौन सी स्टेटमेंट का? इसकी थोड़ी समझ नहीं आई सर, ये लास्ट वाली जो है, PLT डॉट प्लॉट नम्स पावर 2। अच्छा देखें, अब मैं प्लॉट करना चाहता हूं किस चीज को, मैं नम्स की जो मेरे पास लिस्ट है ये वाली, इसको प्लॉट करना चाहता हूं ये पावर अंडरस्कोर 2 वाली लिस्ट के अगेंस्ट, जिसमें मैंने 2 की पावर्स में रखे थे। ठीक है, तो मेरे पास क्या होगा, यहाँ पे पहला पैरामीटर असल में एक्स एक्सिस पे जाता है, दूसरा पैरामीटर वाई एक्सिस पे जाता है। तो आपके पास इस एक्सिस पे क्या है, नम्स हैं, और इस एक्सिस पे क्या है, पावर्स हैं। ठीक है, तो मैथमेटिक्स में जिस तरह से आप करते थे ना, ग्राफ पेपर उठा के वो डॉट्स लगाते थे कि मेरे पास इन दोनों का इंटरसेक्शन कहां पे आ रहा है, मतलब जैसे देखें मेरे पास 1 है तो 1 के लिए जो पावर आ रही है तो वो 2 आ रही है। तो आप क्या करेंगे कि यहां पे, ये तो खैर नंबर बहुत ज्यादा बड़े हैं तो 1 और 2 तो आपको नजर नहीं आ रहा, यहाँ पे कहीं पे आपके पास 1 आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास कहीं पे 1 आ रहा होगा और इधर ही आपके पास इस वाई एक्सिस पे 2 आ रहा होगा, तो इधर एक डॉट आएगा इस तरह से, इधर 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 इधर, फिर सारी डॉट्स को मिला देंगे तो ये लाइन बन जाएगी आपके पास एक किस्म की। बात समझ में आई?
सर पहला वाला जो होता है, जो फर्स्ट पे हम लिखते हैं, वो एक्स एक्सिस होता है और दूसरा वाई एक्सिस होता है। हाँ, दूसरा वाई एक्सिस होता है। ठीक है, तो ये देख लें, एक्स ओके एक्सिस सर। पे नंबर्स हैं और वाई एक्सिस पे उसकी टू की पावर्स हैं। ठीक हो गया। सही है सर, समझ आ गया सर। अच्छा, अब हम चाहते हैं, लेट्स से मैं कंपेयर करना चाहता हूं कि ये जो टू की पावर्स आ रही हैं, तो ये जो है तो बहुत ज्यादा बड़ी है, या थ्री की पावर्स। लाजमी बात है, हमें तो पता है कि थ्री की पावर में नंबर को डालेंगे तो बड़ा नंबर बनेगा, तो वो थ्री की पावर वाले बहुत ज्यादा बड़े नंबर होंगे, और यहां से हमें नजर भी आ रहा है। मगर लेट्स से ये कोई और लिस्ट है हमारे पास और हम इसको भी कंपेयर करना चाहते हैं, तो हम एक की बजाय दो लाइनें चाहते हैं इसी में। तो अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे पीएलटी डॉट फिगर, एक नई फिगर बन जाएगी। ठीक है, उसमें क्या होगा, एक प्लॉट में हम नम्स और क्या करेंगे, एक प्लॉट बनाएंगे जिसमें एक्स एक्सिस पे नम्स और वाई एक्सिस पे पावर अंडरस्कोर टू आ जाएगा। दूसरा एक प्लॉट बनाएंगे जिसमें एक एक्सिस पे नम्स आ जाएगा और दूसरे में पावर अंडरस्कोर थ्री आ जाएगा। तो ये अब मुझे दो लाइनें दिखाएगा जिसमें दोनों का आपको इफेक्ट नजर आएगा। तो यहां पे देखें, अब चूंकि ये रिलेटिव है, इसमें दोनों प्लॉट्स मौजूद हैं, तो आपके पास जो पावर अंडरस्कोर टू है उसकी लाइन बिल्कुल फ्लैट नजर आ रही है। हालांकि वो फ्लैट नहीं है, आप देखें तो वो 4,000 तक तो जाता है, मगर यहां पे देखें चूंकि वो दूसरी लाइन में नंबर इतने ज्यादा बड़े हैं जो कि 5 लाख से भी बड़े हो रहे हैं। ठीक है, तो उसके मुताबिक ये जो चेंज है जो कि ऑलमोस्ट 4,000 की है, तो ये निग्लिजिबल है। तो हम कह सकते हैं कि इतने छोटे नंबर्स हैं कि उनके मुकाबले में ये ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि नहीं होने के बराबर है। ठीक है, तो इससे आपको एटलीस्ट पता लग जाता है, एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन मिल जाती है डेटा की। क्लियर है ये? सही है कि नहीं है? ठीक हो गया कि नहीं? कुछ तो बोले ना। सही है यस सर। सर, सही है, यस सर। अच्छा, अब आगे जाते हैं, देखें इसको थोड़ा सा। अब यही जो है तो एग्जैक्टली यही फिगर और यही दो प्लॉट्स यूज करेंगे, मगर इसको थोड़ा आप सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये ऑरेंज लाइन पावर अंडरस्कोर थ्री वाली लाइन है और ब्लू लाइन पावर अंडरस्कोर टू वाली लाइन है। एक्स एक्सिस पे नंबर्स हैं, वाई एक्सिस पे हम क्या कर रहे हैं कि वो पावर्स दे रहे हैं। मगर ये जब कोई यूजर देखेगा तो उसे तो यहाँ पे दिखाई देना चाहिए कि कौन सी चीज कहाँ पे है। ठीक है, उसको आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत ना पड़े, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि इस पे लेबल्स लगाते हैं। एक्स एक्सिस पे लेबल लगा देते हैं कि यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, वाई एक्सिस पे लेबल लगा देते हैं, फिर कहते हैं कि ये ऑरेंज लाइन किस चीज की है और ब्लू लाइन किस चीज की है। तो वो करने जाते हैं। अगेन देखिए, वही पीएलटी डॉट फिगर, पीएलटी डॉट प्लॉट, पहले प्लॉट में मैं नम्स को पावर अंडरस्कोर टू के साथ जो है तो वो कर रहा हूँ। ठीक है, और उसको मैं लेबल दे देता हूँ कि टू की पावर में मैं आई को रख रहा हूँ। ठीक है, मतलब टू की पावर में मैं आई को नहीं, लेट्स से ये यहाँ पे चूंकि मैं नम्स कह रहा हूँ तो टू की पावर में नम्स को रख रहा हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसी तरह से नीचे वाला जो प्लॉट है तो वो नम्स और पावर अंडर स्कोर थ्री के उसमें है, तो इसमें मैं कह रहा हूं कि मैं थ्री की पावर में नंबर को रख रहा हूं। ठीक है, एक्स एक्सिस पे अब देखें, ये तो मेरे पास ये प्लॉट, ये जो लाइंस हैं तो इसका वो हो गया कि ये थ्री पावर नम्स वाली लाइन हो गई, ये टू पावर नम्स वाली लाइन होगी, इसके साथ लेबल लग गया। ठीक है, एक्स एक्सिस का लेबल क्या है, एक्स एक्सिस पे मेरे पास नंबर्स हैं, और वाई एक्सिस पे क्या है, वाई एक्सिस पे जो टू की पावर में जो चीज आ रही है और थ्री की पावर में जो चीज आ रही है, तो उनकी रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो इधर ये नम्स हो गया और इधर ये नम्स हो गया। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि दोनों लाइंस को लेबल दे दिया। ठीक है, प्लॉट बनाते हुए, और एक्स एक्सिस का अलग से लेबल, वाई एक्सिस का अलग से लेबल। ठीक है, और फिर इन लेबल्स को इसी प्लॉट पे दिखाने के लिए मैंने ये पीएलटी डॉट लेजेंड कर दिया। ठीक है, तो ये तमाम के तमाम लेबल्स इस प्लॉट पे आ जाएंगे। तो अब देखें, मैं नीचे मेरे पास एक और प्लॉट जनरेट होगा। अब इसको अगर आप देखें तो सारा कुछ लिखा हुआ है, किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपके पास एक्स एक्सिस पे नंबर्स हैं, वाई एक्सिस पे टू की पावर में नंबर्स और थ्री की पावर में नंबर्स आ रहे हैं आपके पास। ठीक है, ये जो ऑरेंज लाइन है तो ये थ्री की पावर में नंबर हमने डाले, और जो ब्लू लाइन है तो इसमें टू की पावर में नंबर हमने डाले। ठीक है, तो ये फिगर आप किसी को, मतलब किसी रिपोर्ट में अगर डालेंगे तो वो भी उठा के डाल सकते हैं। जो भी, अगर ये इसको आपने एज अ इमेज स्टोर करना है तो उसको भी स्टोर कर सकते हैं आप, जो भी इसके साथ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो क्लियर है यहां तक? यस सर। अच्छा, सर जी जी। सर ये पीएलटी लेजेंड का क्या मतलब है? ये जो आपको ये यहाँ पे ये जो ये नजर आ रहा है, टू रेज टू पावर नम्स और थ्री रेज टू पावर नंबर्स, और ये जो लाइंस वगैरह नजर आ रही हैं साथ में, क्या ऑरेंज लाइन इसके लिए है, ब्लू लाइन इसके लिए है। ठीक है, तो ये असल में इसके लिए होता है। देखिए, मैंने पीएलटी डॉट लेजेंड नहीं लिखा ना, तो उसने वो नहीं दिखाया दरमियान में कि ऑरेंज लाइन किसके लिए, ब्लू लाइन किसके लिए। ठीक है, ओके सर। ठीक है, ये जब दिखाएंगे तो ये साथ में दिखाएगा। ठीक सही हो है गया। सर, ओके। जी जी।
तो ये इसलिए जरूरी है आपको, मतलब अगर फर्ज करें बाद औकात इस तरह से होता है, ये तो मैंने दो प्लॉट डाले हैं ना, हो सकता है तीसरा भी हो, तो इस पे तीसरी लाइन भी एक हो सकती है, तो फिर आपको बताना पड़ता है कि इसमें कौन सी स्पेसिफिक लाइन किस चीज के लिए यूज हो रही है। ठीक है, क्योंकि यूजुअली आप इसको रिपोर्ट्स वगैरह में डालते हो, कहीं पे इसको दिखाते हो, तो ये इमेज जैसे ही किसी को नजर आएगी तो उसे पता लगना चाहिए कि इससे क्या मुराद है। ठीक है, इसमें और भी बहुत सारी ऑप्शंस हैं, मतलब ये लाइन के कलर वगैरह भी आप चेंज कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें चेंज होती हैं, मगर हम इसको इतनी डिटेल में नहीं देख रहे। आप सिंपली फिर जाके जो है तो ये जो प्लॉट का फंक्शन है तो इसकी पैरामीटर्स को देख सकते हो, उसमें कलर वगैरह के और इसके पैरामीटर होते हैं। इवन ये भी चेंज होता है कि ये आपको इस तरह से सॉलिड लाइन नजर आए या डॉटेड लाइन नजर आए वगैरह वगैरह, तो इसको आप चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक फिर। ठीक है, तो ये बहुत काम आती है आपको आपके। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं अभी, जो कि ऑलरेडी हम बहुत पहले कर चुके हैं और एक दो दफ़ा इसके बाद भी इसका जिक्र कर चुके हैं। आप लोगों को याद है हमने एक टाइम पे फिबोनाची सीरीज की बात की थी, उसके लिए दो फंक्शन हमने लिखे थे और फिर उसके टाइम हमने नोट किए थे, एक फंक्शन स्लो चलता था और दूसरा फंक्शन तेज चलता था, याद है? बाकायदा चला के टाइम प्रिंट करके साथ में मैंने दिखाया था आप लोगों को, याद है कि नहीं है? नहीं याद सर ये। किसको याद है? अच्छा, किसी को याद सर नहीं? नेम याद है सिर्फ। अच्छा ठीक है, चलें बहरहाल इसका वो जो वो है क्या कहते हैं, जो लेक्चर है तो वो भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, और इसकी सारी की सारी एक्सप्लेनेशन भी उस टाइम मैंने आपको बताई थी और इसकी फाइल भी मैंने आपको दी थी। बहरहाल मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ, मैं फंक्शंस की डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि वो सारा लेक्चर उस पर लग जाएगा, हम बेसिकली प्लॉटिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये फिर आप जाके उसी लेक्चर को अगर देखेंगे, उस टाइम तो खैर हम ऑन कैंपस थे, मगर उसकी फाइल वगैरह खोल के आप देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा उसके अंदर सारा कुछ है। ठीक है, यहाँ पे देखें हम फिबोनाची सीरीज जनरेट कर रहे थे उस टाइम एक्सक्यूज मी पे। सर। जी जी जी। सर ये वलीद हमारा एक क्लास फेलो, वो कहते हैं मुझे ऐड कर दे सर, आपने इसको रिमूव किया तो वो मैसेज कर रहे हैं। अच्छा, उसे कहेंगे आप जो है तो अपना वेबकैम ऑन ना करें या आप जो है तो अपनी प्रोफाइल पिक्चर पे जिफ ना लगाएं, तो फिर मैं अलाउ कर दूंगा उसे। सर मैंने इसको बोल दिया कि आपकी ये गलती थी, वो कहते चले वो हाँ, गलती से हो गया था, तो बोल रहे ये काम करेगा तो मैं फिर दोबारा रिमूव करूंगा। ठीक हो गया सर। सही है, अच्छा। बस चलें बहरहाल, हम क्या कर रहे थे, हाँ, ये फिबोनाची सीरीज के जो है तो दो फंक्शंस हैं। ठीक है, इसकी डिटेल में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। एक फंक्शन ऐसा था जो कि रिकर्सिवली अपने आप को कॉल करता था, ठीक है, तो इसीलिए वो स्लो था। ये उस टाइम मैंने आपको एक तरीका बताया था कि किस तरह से आप टाइम प्रिंट करते हो साथ में, तो वो आप जाके उस लेक्चर में जाके देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, एक और फंक्शन था जिसमें हमने क्या किया था कि इसी फिबोनाची सीरीज को जनरेट किया था, मगर उसको हमने जनरेट किया था थ्रू एक आइटरेटिव मेथड, मतलब लूप को यूज किया था। तो ये वाला फंक्शन तेज था, जल्दी चल जाता था। ठीक है, और बहुत ज़्यादा फर्क था दोनों में। ठीक है, टाइम का जितना बड़ा नंबर हम देते थे तो उतना स्लो जनरेट होता था, जितना छोटा नंबर देते थे उतना फास्ट जनरेट होता था। बहरहाल यहाँ पे अब हम क्या कर रहे हैं कि जो स्लो फंक्शन है तो उसको फिर स्लो का नाम दे रहे हैं, और जो तेज चल रहा है मतलब जो आइटरेटिव है उसको हम फिर फास्ट का नाम दे रहे हैं। ठीक है, इसको बाद में हम यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखें दो वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं हम, फ्रॉम एन टू एन। बेसिकली हम करना ये चाह रहे हैं कि इन दोनों नंबर्स को, इन दोनों फंक्शंस को डिफरेंट नंबर्स देंगे और हम फिबोनाची सीरीज उसकी जनरेट करेंगे और देखेंगे उनके टाइम को, फिर कंपेयर करेंगे कि टाइम कैसे जो है तो कौन सा फंक्शन कितना ले रहा है। ठीक है, तो अब हमने टाइम को प्लॉट करना है दोनों के। ठीक है, तो यहाँ पे देखें हमने दो वेरिएबल लिए फ्रॉम एन टू एन। ठीक है, एक में 1 डाल दिया, दूसरे में 30 डाल दिया। ठीक है, इसको वेरिएबल में क्यों रख रहे हैं, किसको, क्योंकि इसको हम आगे भी यूज करेंगे। एक वेरिएबल लिया एक्स के नाम से, ठीक है, और उसमें रेंज जनरेट कर दी फ्रॉम एन टू एन से। ठीक है, तो इसका मतलब ये 1 to 30 की रेंज आएगी, 1 से 29 तक नंबर आपके पास आएंगे और किस फॉर्म में आएंगे, लिस्ट की फॉर्म में आएंगे। ठीक है, तो जब इसे मैं चलाऊंगा तो यहाँ पे मेरे पास एक लिस्ट जनरेट हो जाएगी 1 to 29 की। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? यस सर। अच्छा, अब देखें हम क्या करने जा रहे हैं कि हम एक फंक्शन लिखा हुआ है जिसके अंदर हम अब टाइम कैलकुलेट करेंगे कि मैं एक फंक्शन को कॉल करूंगा तो टाइम कितना लगेगा, या दूसरे फंक्शन को कॉल करूंगा तो टाइम कितना लगेगा। ठीक है, इस फंक्शन के 3 पैरामीटर हैं। सबसे पहला पैरामीटर फंक्शन का नाम, दूसरा पैरामीटर कि किस फंक्शन को कॉल कर रहा है। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप लोगों को ये याद है
कि एक तो फंक्शन की कॉल होती है कि फंक्शन को आप कॉल करें और उसको किसी वेरिएबल को असाइन कर दें, तो इसका मतलब ये होगा कि फंक्शन से जो चीज़ रिटर्न होगी तो वो वेरिएबल को असाइन होगी। एक हमने फंक्शन डायरेक्टली वेरिएबल को असाइन किया था एक दफा, अगर आप लोगों को याद हो, कि मतलब अगर लेट से कोई स्क्वायर रूट का फंक्शन है और उससे मैं कहता हूं कि क्यू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, तो इसका मतलब ये है कि अब क्यू भी एज अ फंक्शन यूज हो सकता है, स्क्वायर रूट के फंक्शन की जगह यूज हो सकता है। ये याद है हमने फंक्शन को जो नाम दिए थे, याद है कि नहीं है? ये भी याद नहीं है? याद है? हाँ या ना, कुछ तो बोले ना, आप सारे खामोश बैठे हैं। नहीं सर। अच्छा देखें, ये आपको एक टाइम पे मैंने कराया था, ठीक है, कि लेट से मैं एक फंक्शन वो करता हूँ, आउटपुट के नाम से एक फंक्शन वो करता हूँ और इसे कुछ बेचता हूँ, ठीक है, और लेट से इधर मैं सिंपल प्रिंट कर रहा हूँ इस वैल्यू, ठीक है। अब अगर मैं फर्ज कर कहता हूँ कि तुम आउटपुट करो 22, तो प्रिंट करके देता। ये तो क्लियर है ना, यहाँ तक क्लियर है सबको कि ये फंक्शन क्या कर रहा है? कुछ बेचता हूँ, यस सिंपली सर। उसे प्रिंट कर रहा है। अच्छा, अब मैं अगर फर्ज कहता हूँ कि देखें ये फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, ठीक है, तो अगर मैं इस तरह से लिखता हूं ना कि आउटपुट, ठीक है, मैं इसे कहता हूं कि मेरे पास एक वेरिएबल है आउट के नाम से, ठीक है, और उसे मैं ये आउटपुट असाइन कर रहा हूं, ठीक है। तो अब देखें ये आउटपुट क्या है? फंक्शन का नाम है, ठीक है। तो ये जब मैं इसे असाइन करता हूं तो उससे होता क्या है कि फिर इस आउट को भी मैं एज अ फंक्शन यूज कर सकता हूं। और कौन सा फंक्शन यूज कर सकता हूं? आउटपुट वाले फंक्शन की जगह यूज कर सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल अब देखें वही 22 मैंने यहां पे लिखा, तो अब ये भी प्रिंट करके दे रहा है। क्लियर हो गया? यस सर। यस ठीक है, सर। तो ये वो चीज थी जो कि आपको बताई थी कि मैं किसी भी फंक्शन को कोई और नाम दे सकता हूं इस तरह से, ठीक है, ये मैंने कराया था शुरू में। तो वही चीज यहां पे करने जा रहे हैं। सबसे पहले फंक्शन का नाम भेजेंगे, ठीक है, इस फंक्शन को, तो जो नाम जाएगा वो एफ में चला जाएगा, ठीक है। तो इस एफ को फिर हम यहां पे इस फंक्शन के अंदर एज अ फंक्शन यूज कर सकते हैं। ये क्लियर हो गया? ठीक है, एक पैरामीटर ये क्लियर हो गया ना? क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? यस सर, क्लियर है। ठीक है। अच्छा, आप इसे दो पैरामीटर भेजेंगे, स्टार्ट का और एंड का, ठीक है। स्टार्ट में हम क्या भेजेंगे? स्टार्ट में असल में ये वाला वेरिएबल भेजेंगे फ्रॉम एन वाला, तो असल में इसे 1 मिलेगा, और दूसरा जो एंड में है उसमें 2n वाला भेजेंगे, तो 1 और 30 इसे बेसिकली मिलेगा, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं कि इसके अंदर हमने एक डेट टाइम की लाइब्रेरी है जिसके अंदर डेट टाइम का मॉड्यूल है, उसे इंपोर्ट किया। तो हमने कहा कि फ्रॉम डेट टाइम इंपोर्ट डेट टाइम। अब ये डेट टाइम क्यों इंपोर्ट कर रहे हैं इसका अभी हमें पता लग जाएगा, ठीक है। तो एक लिस्ट ली, खाली लिस्ट, ठीक है, और अब किया क्या कि हमने वही रेंज जो ऊपर जनरेट की थी 1 से 29 तक, वो अब दोबारा जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। फॉर आई इन रेंज स्टार्ट टू एंड, तो इसका मतलब ये 1 से 30 तक रेंज को मैंने इनपुट दिया है, तो इसका मतलब है 1 से 29 तक नंबर होंगे। तो आई हर एक आइट्रेशन में हर एक आइट्रेशन में जो है तो एक एक नंबर जो है तो इंक्रीज होता रहेगा। पहले 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, अप टू 29 जाएगा। तो ये तो हमें क्लियर हो गया। अब क्या किया मैंने कि मैंने स्टार्ट टाइम अपना नोट करना है, ठीक है। इस फंक्शन को कॉल करने से पहले कुछ टाइम नोट करना है। इसकी एग्जांपल इस तरह से है कि लेट से आप चाहते हैं कि मैं ये नोट करना चाहता हूं कि मैं घर से यूनिवर्सिटी तक जाता हूं तो मुझे कितना टाइम लगता है। तो आप जब सुबह घर से निकलते हैं तो टाइम नोट करते हैं। लेट से आप निकले 7:45 पे घर से, ठीक है। जब यूनिवर्सिटी पहुंचे आप, तो लेट से 8:10 हो रहे थे, ठीक है। तो आप क्या कहते हैं कि 8:10 से माइनस कर देते हैं 7:45 को, तो आप कहते हैं कि मुझे यूनिवर्सिटी पहुंचते हुए क्या हुआ, 25 मिनट लगे। तो जो काम आप कर रहे हैं उससे पहले और बाद का टाइम आप नोट करते हैं, ठीक है, और दोनों को माइनस कर देते हैं, तो आपके पास वो टाइम बच जाता है जिसमें आपने वो काम किया है। तो एग्जैक्टली वही काम हम करने जा रहे हैं कि फंक्शन को कॉल करने से पहले अगेन चीज हम क्या कर रहे हैं कि फंक्शन जब कॉल होगा तो इस कॉल पे कितनी टाइम लगेगी वो नोट करना चाह रहे हैं अपने पास, ठीक है। तो हमने क्या किया कि स्टार्ट टाइम नोट किया, ठीक है। उसके लिए हमारे पास डेट टाइम का जो मॉड्यूल है जो ऊपर इंपोर्ट किया उसके अंदर नाउ का फंक्शन है, जो कि क्या करता है, अभी जो सिस्टम का जो आपका टाइम है, ठीक है, आपके सिस्टम का जो टाइम है अभी इस टाइम पे, ठीक है, वो उठाता है ये, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल अभी ऊपर क्लॉक को देखें तो 2:38 है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये 2:38 उठा के अपने पास रख लेगा, सेकंड मिली सेकंड जो भी होंगे वो सारे उठा के रख लेगा अपने पास। फिर उसके बाद मैंने फंक्शन को कॉल किया, तो फंक्शन जो नाम मैंने इसको एज अ पैरामीटर यहाँ पे भेजा होगा वो वाला फंक्शन कॉल होगा। अब चाहे फिप स्लो भेजा है फिप फास्ट भेजा है, ठीक है।
तो उसके साथ आई की वैल्यू जाएगी, पहली आइट्रेशन में आई की वैल्यू 1 होगी तो वो चली जाएगी। इसी तरह से एन टाइम उठा लिया मैंने, ठीक है, एन टाइम भी नोट कर लिया। अब मैं चाहता हूं कि इस फंक्शन ने कितना टाइम लिया था, तो मैंने एन टाइम से स्टार्ट टाइम को माइनस कर दिया, तो मुझे वो टाइम मिल जाएगा जो इस फंक्शन ने लिए, ठीक है। अब चूंकि ये फंक्शन बाद औकात बहुत ज्यादा तेज चलता रहेगा, मतलब, तो इसी वजह से मैं क्या करता हूं कि ये जो टाइम टेकन का वेरिएबल है इसको माइक्रो सेकंड्स में कन्वर्ट कर देता हूं, ठीक है, ताकि बहुत छोटा मुझे एक यूनिट मिल जाए। अभी मैं आपको आउटपुट इसका दिखाऊंगा तो आपको पता लग जाएगा, नंबर बहुत छोटे छोटे आपको नजर आएंगे अगर माइक्रो सेकंड में भी होंगे। तो अगर ये सेकंड में होता है या मिली सेकंड में होता है तो आपको सारे जीरोस नजर आते हैं। तो इसी वजह से मैंने एक छोटे यूनिट में इसे ले आया हूं, ठीक है। और हर दफा आप देखें 1 के लिए जब इसने टाइम कैलकुलेट कर लिया इस वेरिएबल में, तो इस टाइम को मैंने अपेंड कर दिया टाइम्स वाली लिस्ट में। ये देख लें, टाइम वाली लिस्ट में इसको अपेंड कर दिया, तो मेरे पास क्या होगा, 1 के लिए टाइम इस फंक्शन ने कितना लिया था वो नोट हो जाएगा। अगली दफा जब आइट्रेशन चलेगी तो 2 के लिए जितना टाइम इसने लिया था वो नोट हो जाएगा। इस तरह 3, 4, 5 अप टू 29 के लिए सारे के सारे टाइम मेरे पास इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएंगे, जो कि एक लिस्ट है, ठीक है। आखिर में मैं क्या करूंगा, जब फंक्शन एंड हो जाएगा तो यही लिस्ट मैं रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। तो बेसिकली हम कर ये रहे हैं कि एक फंक्शन की एग्जीक्यूशन का टाइम जो है तो किसी स्पेसिफिक वैल्यू के लिए वो नोट कर रहे हैं और उसको एक लिस्ट में अपेंड कर रहे हैं हर दफा पे। तो आखिर में हमारे पास तमाम के तमाम नंबर्स के लिए एक लिस्ट बन जाती है कि इस नंबर के लिए इस फंक्शन ने कितना टाइम लिया था, इसके लिए कितना टाइम लिया था, इसके लिए कितना टाइम लिया था। क्लियर हो गया ये? आखिर में प्लॉट करेंगे, क्लियर है कि नहीं है? यस सर, क्लियर है। यस सर। अच्छा, अब देखें मैंने क्या किया कि टाइम के फंक्शन को कॉल किया, ये जो ऊपर है पहले पैरामीटर में स्लो वाला फंक्शन पास कर दिया, ठीक है। तो इसका मतलब ये जब स्लो वाला पास करूंगा तो इधर fn का मतलब होगा कि स्लो वाला फंक्शन कॉल होगा, ठीक है। तो फिर स्लो को, ठीक है, और फ्रॉम n वाला वेरिएबल पास किया मतलब 1 पास किया, और 2n वाला वेरिएबल पास कर दिया मतलब 30 पास कर दिया। ये देख लें यहाँ पे रखा हुआ है इसके अंदर, ठीक है। इसको एक मिनट मैं चला लेता हूँ, ठीक है। इसी तरह से इसका जो रिजल्ट है, मतलब जो लिस्ट इससे जनरेट होगी तो वो 5 स्लो टाइम्स में चली जाएगी, ठीक है। फिर फास्ट वाले फंक्शन के साथ यही काम किया और उसको फिर फास्ट अंडरस्कोर टाइम्स में रख दिया, ठीक है। तो इन दोनों लिस्ट को मैं प्रिंट करता हूँ, आपको दिखाता हूँ क्या कह रहा है, फिप स्लो इज नॉट डिफाइंड। अच्छा, वो ऊपर मैंने ये नहीं चलाया हुआ इस वजह से, ठीक है। तो अब देखें इसका आउटपुट देख लें, ये फिप स्लो के टाइम्स हैं, ठीक है, मगर माइक्रो सेकंड्स में है, ठीक है। तो अगर ये माइक्रो सेकंड्स में ना होते, लेट्स से मिली सेकंड्स में भी होते, तो ये जो छोटे नंबर हैं ये सारे आपको जीरो नजर आते। तो इस वजह से इसको माइक्रो में कन्वर्ट किया हुआ, ठीक है। और जो फास्ट का टाइम है तो वो तो ऑलरेडी आप देख रहे हैं बहुत कम है, ठीक है। इवन माइक्रो सेकंड में भी बहुत कम है, तो इसीलिए माइक्रो सेकंड में लेके आए हैं ताकि कुछ नंबर्स हमें नजर आए। तो अब हमने क्या करना है कि ये जो दो लिस्ट हमारे पास आई हैं, एक ये वाली लिस्ट और एक ये वाली लिस्ट, इसको हमने प्लॉट करना है ताकि हमें पता लगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है। मतलब फॉर एग्जांपल ये तो अभी कम नंबर्स के लिए हमने इसे जनरेट किया ना, लेट्स से ज्यादा नंबर्स के लिए जनरेट कर लेते तो कैसे वो होता, ठीक है। तो अगेन हमारे पास जो एक्चुअल वो नंबर्स हैं तो वो एक्स वाली लिस्ट में पड़े हुए हैं, ठीक है। तो इसके अगेंस्ट हमने क्या करना है, अब इसको प्लॉट करना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, पीएलटी डॉट फिगर जैसे पहले किया था, ठीक है। पीएलटी डॉट प्लॉट एक्स एक्सिस पे वो एक्स वाली लिस्ट डाल दी, ठीक है, जिसके लिए हमने फिबोनाची नंबर्स जनरेट किए थे, सीक्वेंस जनरेट की थी, और उसके साथ फिप स्लो वाले टाइम्स डाल दिए पहले, ठीक है, और उसको लेबल दे दिया फिप स्लो का। इसी तरह दूसरा एक प्लॉट बनाया, एक्स के नंबर आ गए, फिप फास्ट के टाइम्स आ गए, ठीक है, उसको लेबल दे दिया फिप फास्ट का। एक्स एक्सिस पे हमारे पास चूंकि नंबर्स है तो उधर एन लिख दिया, आप पूरा नंबर्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। वाई एक्सिस पे हमारे पास क्या है, टाइम है माइक्रो सेकंड्स में, तो वो लिख दिया और लेजेंड प्रिंट कर दिया ताकि ये दो लेबल साथ में प्रिंट हो जाए, ठीक है। तो इसे चलाते हैं, ये देख लें, आपको यहाँ से अब दिखा रहा है कि आपका जो स्लो वाला एल्गोरिथम है तो वो बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है, और बहुत ज्यादा टाइम, अब टाइम में डिफरेंस इन दोनों में कहाँ पे आ रहा है, जब आप कहीं तकरीबन ये कोई 17-18 पे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये एक दूसरे से जुदा हो रहे हैं ना, मतलब यहाँ तक बिल्कुल एक साथ ये दोनों लाइनें जा रही हैं, ठीक है। और यहाँ पे इन दोनों में ब्रेक आ रहा है, ठीक है, ये वाली लाइन ऊपर जाना स्टार्ट हो गई है। तो आपको पता लग रहा है कि दोनों की परफॉर्मेंस अप टू 17 तक ठीक है। इसके बाद जब आप जाते हैं तो जितना बड़ा नंबर आप देंगे तो फिर स्लो वाला जो कि रिकर्सिव मेथड है तो वो ज्यादा टाइम लेगा आपका, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको विजुअलाइज करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया ये? इधर आपकी प्लॉटिंग वगैरह खत्म हो जाती है, ठीक है। तो मुझे अब एक सवाल का जवाब दें कि आपको इसका फायदा नजर आता है, ठीक है, या कहीं पे यूज देखा हुआ है इसका? यस सर, देखा है बहुत ज्यादा। ठीक है। तो ये आगे बहुत सारे कोर्सेज आप पढ़ेंगे जिसमें आपके पास यूजुअली डेटा बहुत ज़्यादा होगा, तो उसको फिर विजुअलाइज करने के लिए आपको प्लॉटिंग की ज़रूरत पड़ेगी। और पाइथन में चूंकि डेटा साइंस का काम भी बहुत ज़्यादा होता है तो उसमें भी ज़्यादातर हम यही चीज़ें कर रहे होते हैं।
ठीक है, डिफरेंट ट्रेंड्स डेटा में देखने के लिए। तो ये लाइब्रेरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये मैटप्लॉटलिब के नाम से। ठीक है, इसकी डॉक्यूमेंटेशन आप पढ़ सकते हैं, इसमें और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं। ये तो हमने प्लॉट वाला फंक्शन इसका यूज़ किया, आपने वो बार चार्ट्स देखे होंगे बाज़ों का। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे बार का फंक्शन फिर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वो फिर बार की फॉर्म्स में आपको दिखाता है। ठीक है, तो इसे फिर अगर कोई डिटेल में पढ़ना चाहता है तो पढ़ सकता है। ठीक है, तो एक टॉपिक तो आज का ये था। ठीक है, तो इसको हम कर देते हैं क्लोज, क्योंकि ये तो हो गया यहाँ पे ख़त्म। ठीक है, और इसको भी क्विट कर देते हैं क्योंकि इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है। अच्छा, एक और टॉपिक है, ये तो बाद में आएगा, जो कि आप लोगों ने देखा तो बहुत हुआ है, मगर आपको फ़िलहाल अभी अंदाज़ा नहीं होगा। अच्छा देखें, आप ऑटो ग्रेडर यूज़ करते हैं और आपके पास आपको जब टेस्ट वगैरह आपके फेल होते हैं तो वो एजर्शन एरर्स देता है आपको। ठीक है, ऑटो ग्रेडर में जब आपके टेस्ट वगैरह फेल होते हैं तो एजर्शन एरर्स देता है। तो बेसिकली आज हम ये चीज़ देखेंगे कि उधर वो जो टेस्ट लिखे जाते हैं तो वो किस तरह से लिखे जाते हैं। बहुत आसान तरीका है, आपने अभी तक जो कोड किया होगा, मतलब जितना कोड आपने सीखा है, तो उसी की इन्फॉर्मेशन से आप सीख सकते हैं। सिर्फ एक एक्स्ट्रा स्टेटमेंट आपको सीखने की ज़रूरत पड़ेगी, वो भी सिर्फ मतलब स्टेटमेंट का पता आपको होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो इस बात का थोड़ा सा जिक्र करते हैं कि हम टेस्ट लिखते क्यों हैं। ठीक है, जब भी आप प्रोडक्शन की इन्वायरमेंट में होते हैं या कहीं पे भी आप कोड कर रहे होते हैं तो आप यूजुअली अपने कोड को किस तरह से टेस्ट कर रहे होते हैं कि आप कोड के अंदर ही डिफरेंट स्टेटमेंट्स लिखते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि ये कुछ कोड है, इसको मैं फिलहाल के लिए कमेंट आउट कर देता हूं। ठीक है, और मैंने लेट्स से एक डिवाइड का फंक्शन लिखा है। ठीक है, ये कोड मैं कर रहा हूँ और ये मैं जुपिटर नोटबुक में नहीं कर रहा, किसी वजह से नहीं कर रहा। ठीक है, मैंने एक फाइल ली बेसिक मैथ डॉट पाई के नाम से। ठीक है, और उसके अंदर सारा कोड अपना डाल दिया। मैंने आपको कहा था कि एक तो जुपिटर नोटबुक में हम कोड कर सकते हैं, अगर इसके अलावा हमने कोड करना है तो हम डायरेक्ट कोई एक फाइल डॉट पी वाई की एक्सटेंशन के साथ बना के उसके अंदर सारा का सारा कोड अपना रख के उसे फिर रन कर सकते हैं। ठीक है, इसे भी रन करके चेक करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कैसे रन होता है। ठीक है, रन भी करेंगे थोड़ी देर। तो लेट्स से मैंने एक डिवाइड का फंक्शन लिखा है। ठीक है, जो 2 नंबर लेता है और उसको डिवाइड कर देता है आपस में। ठीक है, डिवाइड बाय 0 की हम फिलहाल बात नहीं कर रहे। तो लेट्स से मैंने ऐसे किया कि मुझे आदत थी कि डिवीजन करते हुए यहाँ पे मैं डबल फॉरवर्ड स्लैश डालता था। अब मैं कोड कर रहा हूँ खुद से। ठीक है, तो मैंने 2 दफा फॉरवर्ड स्लैश डाला। अब मेरा जहन इस तरह से काम कर रहा है कि मैं कहता हूँ कि इसे इंटीजर नंबर्स मिलेंगे और जवाब भी इंटीजर आएगा फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो 4 डिवाइडेड बाय 2 से 2 आता है, 6 डिवाइडेड बाय 2 से 3 आता है। ठीक है, 8 डिवाइडेड बाय 2 से 4 आता है, 15 डिवाइडेड बाय 3 से 5 आता है, जो कि सारे ठीक है। ठीक है, तो इसको टेस्ट करने के लिए मैं कैसे करूंगा, मैं इस फंक्शन को बार बार डिफरेंट वैल्यूज के साथ कॉल करके चेक कर लूँ। ठीक है, तो इस तरह से इसको प्रिंट करेंगे। अब इस कोड को चलाते हैं। ठीक है, तो मैं सबसे पहले तो जहां पे ये कोड मेरा पड़ा हुआ है, जो कि एक्चुअली यहाँ पे नहीं है, डॉक्यूमेंट्स में, ये नोटबुक्स में, ये टेस्ट पे। ठीक है, तो इधर मैं टर्मिनल खोल लेता हूँ अपना। ठीक है, देख लें स्पेसिफिक लोकेशन पे खोल लिया टर्मिनल, खोल के इधर आप नेविगेट कर लें जिस तरह से आप चाहते हैं। ठीक है, तो इसको मैं अब चलाता हूँ। ठीक है, चलाने का तरीका क्या है, मैं लिखता हूँ पाइथन। ठीक है, और फाइल का नाम लिख देता हूँ जो कि बेसिक मैथ डॉट पाई है। ठीक है, चलाया। अब ये देख लें 2, 4 और 5 दे रहा है, जो कि ठीक आंसर्स हैं। 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। ठीक है, अब देखें मैं खुद ये चीज़ मैंने डेवलप की है। तो बाज़ औक़ात इस तरह से होता है कि जिस माइंडसेट से आप काम कर रहे होते हैं, मतलब जिस जहन से आप बना रहे होते हैं, तो एग्जैक्टली उसी तरह की इनपुट देते हैं। ठीक है, अब देखें मैंने कहीं यहाँ पे 5 डिवाइड बाई 2 नहीं लिखा, हो सकता है मैं ना लिखूँ। या बात औकात इस तरह से होता है कि आपने एक दफ़ा एक कोड लिख लिया, वो सारा का सारा ठीक काम कर रहा है, आपने प्रिंट करके सारा कुछ चेक कर लिया, मगर बाद में आपने कुछ चेंजेस किए उसके अंदर। ठीक है, और आपने उसको टेस्ट करने के लिए जो प्रिंट की स्टेटमेंट लिखी थी, उन्हीं प्रिंट की स्टेटमेंट्स को यूज़ करते हुए उसको टेस्ट कर लिया या टेस्ट नहीं किया, आपको कोई एरर नज़र नहीं आया फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो इसमें इस तरह के कोड में बात औकात आपने खुद भी देखा होगा असाइनमेंट करते हुए कि आपको कोई गलती नजर नहीं आती, मगर उसमें गलती होती है। जब कोई दूसरा बंदा आपके कोड को देखता है तो वो गलती पकड़ के आपको बता देता है कि ये देखो यहाँ पे गलती है। वो किस वजह से, क्योंकि आपने वो सारा खुद बनाया होता है, तो अपने कोड में किसी को वैसे ही जो है तो गलती नजर नहीं आती। ठीक है, कुछ इनपुट के लिए आप चेक करते हैं तो आप कहते हैं कि अगर इसके लिए ठीक काम कर रहा है तो हो सकता है इसके लिए भी काम करे। ठीक है, तो कोई और जब आपका कोड चेक करता है तो वो असल में डिफरेंट माइंडसेट से उसको चेक करता है, इसी वजह से उसमें गलतियां निकलती हैं। तो इसीलिए कभी भी आपके पास प्रोडक्शन की इन्वायरमेंट में, कहीं मतलब किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में जब आप जाते हो
तो वहां पे डेवलपर अलग होता है और आपके पास जो सॉफ्टवेयर टेस्टर होता है वो अलग होता है। ठीक है, आपका कोड टेस्ट कहीं और किया जाता है, तो आप कोड करते हो, वो टेस्ट होने जाता है। ठीक है, कुछ टेस्ट लिखे होते हैं उसके लिए, वो टेस्ट जब वो पास करता है तो आपको कहता है कि टेस्ट पास हो गए हैं। अगर कोई टेस्ट उसमें फेल होता है तो आपको बताया जाता है कि टेस्ट फेल होते हैं। तो आज हम वो वाला पोर्शन देखने जा रहे हैं कि टेस्ट लिखे कैसे जाते हैं और क्यों लिखे जाते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये कि हम अपने कोड को अपनी एंड पे जब चेक करते हैं तो हम इस तरह से टेस्ट कर रहे होते हैं इसको। ठीक है, अब फर्ज करें अगर मैं नहीं हूं, ये टेस्टर टेस्ट करेगा इसको, तो वो किस तरह से करेगा? बेसिकली वो एक और फाइल बनाएगा। ठीक है, मैंने इसी फोल्डर में एक और फाइल बना ली। ठीक है, और मैं डिवाइड को टेस्ट करना चाहता हूं, तो ये बाकी का कोड मैं फिलहाल के लिए कमेंट आउट कर देता हूं और इसी एग्जांपल को लेते हैं। ठीक है, और अब मैं चाहता हूं, चूंकि मैं दूसरी फाइल में हूं, तो ये डिवाइड का फंक्शन वहां पे अवेलेबल नहीं होगा, तो मैं क्या करूंगा कि इस डिवाइड के फंक्शन को इंपोर्ट करूंगा। ठीक है, यहां से इस फाइल से, तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा फ्रॉम बेसिक मैथ इंपोर्ट डिवाइड। इसका मतलब ये बेसिक मैथ की जो फाइल है जो यहाँ पे मेरे पास पड़ी हुई है, दोनों एक फोल्डर में होने चाहिए। अच्छा, इस केस में दोनों एक फोल्डर में। तो बेसिक मैथ की जो फाइल है उसमें से डिवाइड का फंक्शन इंपोर्ट कर लो, तो बेसिकली ये डिवाइड का फंक्शन इससे इंपोर्ट हो जाएगा। अब मैं अपने कोड के अंदर उसको कॉल कर सकूंगा। ठीक है, तो मैं एक और फंक्शन लिखता हूं, डिफाइन करता हूं टेस्ट अंडरस्कोर डिवाइड के नाम से। नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, मगर चूंकि मैं डिवाइड के फंक्शन को टेस्ट करना चाह रहा हूं तो मैं इसलिए इस तरह से लिख रहा हूं। ठीक है, और उसके अंदर एक स्टेटमेंट मैं पहले लिखता हूं, ये दूसरी फिर बाद में मैं इधर पेस्ट कर दूंगा, मगर पहले इस एक स्टेटमेंट को चेक करते हैं। यहां पे देखें, मैं कहता हूं कि जब 4 डिवाइड होगा 2 से, तो उसका जो जवाब आएगा तो वो 2 के बराबर होना चाहिए। इक्वल टू का साइन लगा हुआ है ना, तो ये जो एक्सप्रेशन है ये बूलियन एक्सप्रेशन है। बूलियन एक्सप्रेशन है ना, क्योंकि इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, कंपैरिजन हो रहा है। ठीक है, तो अगर ये दोनों Yes, इक्वल sir. होंगे तो इससे ट्रू आएगा। ठीक है, तो हम कहते हैं कि हमारे पास देखें, इससे लेफ्ट पे मैंने एजर्ट का कीवर्ड लिखा हुआ है। इसका मतलब यह है कि ये एजर्शन ट्रू हो जाएगी। ठीक है, तो जब भी आपके पास एजर्शन ट्रू होती है तो टेस्ट पास हो जाता है, अगर एजर्शन फॉल्स होती है तो टेस्ट फेल हो जाता है। अब मेरे पास ये जो एक फंक्शन लिखा हुआ है ये एक टेस्ट है इस टाइम पे। ठीक है, ये जो एक फंक्शन लिखा हुआ है ये इस टाइम पे एक टेस्ट है। ठीक है, और इस टेस्ट के अंदर एक ही एजर्शन है जो कि चेक कर रही है कि 4 जब 2 से डिवाइड होगा तो आंसर 2 आना चाहिए। ठीक है, तो ये फंक्शन जो रिटर्न करेगा वो इस 2 के साथ कंपेयर होगा। अगर दोनों इक्वल होंगे तो ट्रू हो जाएगा, आपकी एजर्शन ट्रू हो जाएगी, टेस्ट पास हो जाएगा। ठीक है, यहां तक फॉलो कर रहे हैं? अब हम इस टेस्ट को चला के चेक करेंगे। यहां तक क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। अच्छा, अब देखें हम क्या करते हैं कि टर्मिनल खोलते हैं। अगेन टर्मिनल जहां पे ये दोनों फाइल्स पड़ी हुई है तो वहां पे है। ठीक है, मतलब वहां पे होने का मतलब ये कि उस डायरेक्टरी में है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली लिखूंगा पाई डॉट टेस्ट। ठीक है, ये पहले से मौजूद होता है, आपको इंस्टॉल वगैरह करने की जरूरत नहीं होती है। एनाकोंडा अगर आपने किया हुआ है तो ये विंडोज पे आप एनाकोंडा प्रॉम्प्ट पे करेंगे, यहाँ पे जो है तो आप टर्मिनल पे करेंगे। तो इसे चलाता हूं, ये देख लें। अब मुझे क्या कह रहा है यहां पे, तो सबसे पहले देखें, कहता है एक पास हो गया और कितना टाइम इसने लिया हुआ है वो भी बता दिया। ठीक है, दूसरा ये देख लें, लिखा हुआ है 100% पास है। ठीक है, और आपको यहाँ पे ये एक डॉट नजर आ रहा है ग्रीन सा, ये छोटा सा ग्रीन सा डॉट नजर आ रहा है। इसका मतलब ये है ये एक डॉट एक टेस्ट के लिए लगता है। अगर पास होता है तो ये डॉट लगा होता है, अगर फेल होता है तो इधर एफ नजर आता है आपको। ये और ये सारा टेक्स्ट फिर उसमें होता है, क्या कहते हैं, रेड में होता है, रेड कलर में होता है। ठीक है, तो ये तो एक टेस्ट हमारा पास हो जाता है एक सिंपल डिवीजन से। मगर नोट करें यहाँ पे हमने चूंकि 2 दफा फॉरवर्ड स्लैश लगाया हुआ है, तो इसका आपको पता है ना ये कैसे डिवीजन करता है। 5 डिवाइडेड बाई 2 करूंगा तो इससे क्या जवाब आएगा? सर फ्लोट में आएगा। नहीं, मैंने 2 दफा फॉरवर्ड स्लैश लगाया है तो ये इंट पे देगा ना। यस सर। Yes, अच्छा, sir, इसकी 2 आएगा। अकाउंट में दे। ठीक है, तो वो 2 देगा। तो अब लेट से मैंने ये गलती की है और यहां पे मैं एक और एजर्शन लगा देता हूं जिसमें चेक करता हूं कि मैं जब 5 डिवाइडेड बाई 2 करता हूं तो आपका फंक्शन 2.5 देता है कि नहीं। ठीक है, Yes, sir. तो अब मेरे केस में वो 2.5 नहीं दे रहा, 2 दे रहा है ना, तो अब ये टेस्ट फेल होगा क्योंकि इसमें एक एजर्शन फेल हो जाएगी। ठीक है, ये देखें ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी ना। यस सर। तो ये जब Yes, फॉल्स sir. होगी तो ये वाली एजर्शन फॉल्स हो जाएगी। तो अगर आपके पास एक टेस्ट के फंक्शन में 10 एजर्शन हैं और एक भी फेल हो गई तो इसका मतलब ये वो टेस्ट फेल होगा, पास नहीं होगा। ठीक है, तो अब देखें ऊपर वाली एजर्शन तो ठीक है मगर नीचे वाली एजर्शन में ये वाली फेल हो जाएगी। ठीक है, तो अब जब हम इसे दोबारा चलाएंगे तो टेस्ट एक ही है हमारे पास। ठीक है, देख लें वो एक ही टेस्ट है मगर अब वो क्या हो गया, फेल हो गया। ठीक है, और यहां पे हमें दिखा रहा है कि कहां पे फेल हुआ है। मसला यहां पे है कि आपके फंक्शन से जो रिजल्ट आया तो वो 2 आया और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 2.5।
ठीक है, और ये कह रहा है कि एजर्शन एरर, नीचे भी बता रहा है कि ये एजर्ट 2 इज इक्वल टू 2.5 आ रहा है। ठीक है, तो आप यूजुअली असाइनमेंट्स में क्या करते थे कि जाके अपने कोड को फिक्स करने की बजाय इसकी एक कंडीशन लगा देते थे, जो कि एक्चुअल सही तरीका नहीं है। आप इसके लिए जाके अपने कोड की अपनी लॉजिक को ठीक करते हो ना, कि ताकि तमाम के तमाम आउटपुट्स के लिए वो फिर ठीक काम करे। मतलब फॉर एग्जांपल मैं अगर इधर करता हूं 7/3, तो 7/3 से भी कोई फ्लोट वैल्यू आएगी। सही है ना? तो हम क्या करेंगे, अपने कोड को जाके अब ठीक करेंगे। ठीक है, ये एक स्लैश इससे हटा देंगे, कोड हमारा ठीक हो जाएगा। अब जाके टेस्ट को दोबारा रन करेंगे और देखेंगे तो अब हमारा टेस्ट पास हो जाएगा, क्योंकि वो वहां से अब 2.5 ही रिटर्न कर रहा है। ठीक है, ये बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, अच्छा इसी तरह से एक और फंक्शन ले लेते हैं, लेट्स से जिसमें एडिशन हो रही है फॉर एग्जांपल। ठीक है, अब ये देखें इस फंक्शन में मेरे पास क्या हो रही है, एडिशन हो रही है, 2 नंबर ऐड हो रहे हैं, और इसका टेस्ट हम लिखेंगे तो इसके लिए पहले मुझे ये ऐड का फंक्शन इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो फ्रॉम बेसिक मैथ इंपोर्ट ऐड लिखूंगा, या मैं ऊपर ही इस डिवाइड के साथ यहाँ पे ऐड भी लिख दूंगा। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है जिस तरह से आप लिखना चाहते हैं। इसको मैं यहाँ से कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, एक और टेस्ट लिखा, क्योंकि अब दूसरे फंक्शन को टेस्ट कर रहा हूं तो उसके लिए एक और टेस्ट लिखना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे मैंने एसर्ट किया और किया कि जब 1 और 3 को ऐड करता हूं तो 4 आएगा, तो वो फंक्शन मेरा ठीक है, तो ये टेस्ट भी पास हो जाएगा। ठीक है, तो अब जब इसे मैं चलाऊंगा, ठीक है, तो देख लें ये एक की जगह अब 2 डॉट्स दिखा रहा है, इसका मतलब ये कि 2 टेस्ट हैं। ठीक है, अगर इसमें से एक टेस्ट फेल हो गया तो वहां पे ये मुझे जो है तो दिखाएगा फेल के लिए। ठीक है, मैं अगेन ये ऊपर वाले फंक्शन को अपने गलत कर देता हूं। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये वाला टेस्ट फेल हो जाएगा। ठीक है, इस टेस्ट में ये एजर्शन फेल हो जाएगी। तो ये देख लें, चूंकि पहला आपका फेल हो रहा है तो इधर वो दिखा रहा है कि ये फेल है, और दूसरा डॉट दिखा रहा है, इसका मतलब ये दूसरा पास हो गया। ठीक है, तो ये डिवाइड वाला फेल हो रहा है और ऐड वाला पास हो रहा है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया हमें। यहां तक तो क्लियर है ना कि क्या कर रहे हैं? यस सर। अच्छा, अब एक और हमारे पास कुछ कोड है जिसमें हम एक लिस्ट को सॉर्ट कर रहे हैं। ठीक है, एक लिस्ट को किसी ऑर्डर में सॉर्ट कर रहे हैं, किस तरह से सॉर्ट कर रहे हैं उससे हमारा काम नहीं है। बस कुछ फंक्शन किसी ने कोड लिखा हुआ है, डेवलपर ने हमारे कोड लिखा हुआ है और उसने हमें दे दिया कि ये लिस्ट को सॉर्ट करता है। ठीक है, अब लेट्स से मैं इसको टेस्ट करना चाहता हूं, तो अगेन मैं इसको इस तरह से भी इंपोर्ट कर सकता हूं, या डायरेक्टली मैं यहां पे लिख सकता हूं कि इधर तुम सॉर्ट लिस्ट को इंपोर्ट करो। ठीक है, तो इस लाइन को इसकी अभी जरूरत नहीं है, तो इसको मैं यहां से कमेंट आउट कर देता हूं। जो फंक्शन है जो इसको टेस्ट करेगा तो उसको देख लेते हैं कि उसमें क्या है। ठीक है, सबसे पहले एक लिस्ट ली, ठीक है, अनसॉर्टेड ऑर्डर में, और उसकी सॉर्टेड फॉर्म अपने पास लिखी, और ये लिस्ट फंक्शन को पास की, सॉर्ट लिस्ट के फंक्शन को, और उसे कहा कि सॉर्ट करके दे दो। ठीक है, और इसे फिर कंपेयर किया वो सॉर्टेड लिस्ट के साथ जो कि हमने खुद से लिखी है। ठीक है, तो बेसिकली हम चाह रहे हैं कि ये फंक्शन हमें असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करके दे। ठीक है, तो अब इसे चलाते हैं और देखते हैं कि ये आउटपुट क्या देता है। ठीक है, इस पूरी चीज को मैं क्लियर कर देता हूं, और इसे चलाया मैंने, तो देखें पहले 2 टेस्ट तो पास हो गए मेरे पास, वो डिवाइड और ऐड वाला तो पास हो गया, ये वाला फेल हो रहा है। किस वजह से? क्योंकि जो फंक्शन से रिजल्ट आया है तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हुआ, और मैंने जो है तो उससे असेंडिंग ऑर्डर में मांगा था। तो हो सकता है वो डेवलपर को रिक्वायरमेंट ऐसी मिली हो कि तुम असेंडिंग ऑर्डर में दो, मगर वो डिसेंडिंग समझा हो तो उसने गलत लिखा होगा। आप उसे बोल देंगे कि तुम्हारी लिस्ट है डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, या उसे ये रिजल्ट दिखा देंगे, तो वो जाके ठीक कर लेगा। जब ठीक करके आपके पास लाएगा तो आप और कुछ एक्स्ट्रा नहीं करेंगे, यही टेस्ट की फाइल, क्योंकि उसने फंक्शन के अंदर चेंज किया होगा, फंक्शन का नाम वगैरह वो सारी चीजें वो चेंज नहीं करेगा। तो आप सिंपल आएंगे, अपना ये टेस्ट दोबारा चलाएंगे, ये पास हो जाएगा। ठीक है, ये पास होगा तो आप उसे कहेंगे कि अब सारा कुछ ठीक है। तो क्लियर हो गया ये? ठीक है, आपके ऑटो ग्रेडर पे असल में इस तरह से काम होता है। और सिंपल एक जो है तो एक सिंपल सी चीज है, सिर्फ ये एजर्ट की स्टेटमेंट है दरमियान में, और कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है। ठीक है, ये टेस्टिंग बड़ी हैविली यूज होती है, क्योंकि मतलब पूरी की पूरी एक टीम होती है टेस्टिंग की, तो इसका अपना आप कह सकते हैं कि एक जॉब अपॉर्चुनिटी है एक किस्म की। बहुत सारे लोगों को ये करना मतलब नहीं देखा होता उन्हें, या उन्होंने जो है तो करना उन्हें नहीं आता। ठीक है, तो ये अगर आपको ये चीज़ आती है तो बड़ी फ़ायदेमंद है। आप जो है तो मतलब इस तरह से अपने कोड के लिए अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हैं और आप के पास जो है तो बड़ी टीम है, ठीक है, या बहुत ज़्यादा लोग हैं, तो उसमें कुछ लोगों को आप टेस्टिंग का काम दे सकते हैं, जो कि बाकायदा इस तरह से टेस्ट करके आपको कोड देंगे। बहुत सी लैंग्वेजेस में इसकी सपोर्ट भी मौजूद है। ठीक है, क्लियर हो गया? मुझे साथ में ये बताएं कि इसका फ़ायदा आपको नज़र आता है कि नहीं। ये एक बड़ा ज़रूरी सवाल है कि फ़ायदा नज़र आया है कि नहीं। कुछ तो कहें ना।
खामोश हो गए हैं सब लोग। यस सर। अच्छा, बड़े स्लो हैं यार, बड़ी देर बाद जवाब देते हैं आप लोग। सर सोच रहे थे कि अब तक कोई और बोल दे। अच्छा, आप दूसरे लोगों को मौका देते हैं, खुद नहीं बोलते। अच्छा, तो अब एक और चीज़ है जो कि हमने देखनी है, जिसको, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि हो सकता है फ्यूचर में काम आए आपके। ठीक है, तो इसको एक नज़र देखते हैं और उसके बाद क्लास को एंड करेंगे हम। ठीक है, बेसिकली इस फाइल को हम देखना चाह रहे हैं। ठीक है, आप लोगों को याद होगा एक टाइम पे हमने एक स्क्वायर रूट के मेथड का, स्क्वायर रूट के निकालने का एक तरीका हमने निकाला था गैस के थ्रू। ठीक है, कि हम एक गैस करते थे और उसमें फिर उसी गैस को इम्प्रूव करते करते किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल लेते थे, फिर बाद में हमने उसको कोड कर लिया था। ठीक है, याद है ना? यस सर। ना, ये तो याद होना चाहिए क्योंकि इसका जिक्र तो 4-5 दफ़ा कर चुके हैं। ठीक है, तो आज इसके कोड को तो हम डिस्कस नहीं कर रहे क्योंकि इसको भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, मगर असल में हम इसी कोड को देखते हुए कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन करना चाहते हैं। ठीक है, मतलब एक आइडिया है जिसको जो है तो हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं। तो लेट्स से ये कोड है मेरे पास, इसको मैं चलाता हूँ। ठीक है, ये भी मेरे पास इसी फोल्डर में है। तो मैं अगर लिखता हूँ पाइथन और ये लॉगिंग अंडरस्कोर 1.py के नाम से फाइल है, तो देख लें मैंने नीचे स्क्वायर रूट ऑफ 36 कैलकुलेट किया हुआ है। ठीक है, तो इसने जवाब दिया ये 6 पॉइंट समथिंग 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 समथिंग। ठीक है, मैंने आपको कहा था कि ये चूंकि हम निकाल रहे इस तरीके से हैं कि इसमें एरर आने का चांस है, तो ये जो छोटा सा पोर्शन है ना, ये आपका वो एरर का पोर्शन है। ठीक है, मगर बहरहाल इस चीज़ को हम नहीं देख रहे, हम असल में इस कोड को रन करने का वो देख रहे हैं। बात औक़ात आपने देखा होगा कि आप कोई इनपुट देते हैं अपने किसी फंक्शन को और वो गलत आउटपुट दे देता है। ठीक है, या उस इनपुट के लिए लेट से वो काम ठीक तरीके से नहीं करता, हम इस तरह से बोल देते हैं। ठीक है, कोई एरर दे देता है या कोई चीज़ कर देता है, तो हम क्या करते हैं कि हमें फिर पता नहीं होता कि ये जो आउटपुट ये गलत दे रहा है ये किस वजह से दे रहा होता है। तो हम इसके अगेंस्ट करते क्या है कि अपने कोड के अंदर, ठीक है, यही कोड है सारा का सारा। ठीक है, अपने कोड के अंदर जगह जगह पे प्रिंट की स्टेटमेंट्स डाल देते हैं, जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रही है, ये नज़र आ रही है ना, बहुत सारी प्रिंट की स्टेटमेंट्स हैं। मतलब कहीं पे लेट से जैसे यहाँ पे मैंने नेगेटिव नंबर इसे दिया, तो नेगेटिव नंबर का तो हम कह रहे थे कि स्क्वायर रूट हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो इधर मैं प्रिंट कर रहा हूँ गॉट अ रिक्वेस्ट फॉर अ स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर, ताकि मुझे पता लगे कि चूंकि यहाँ से मैं एक्सेप्शन रेज कर रहा हूँ तो मुझे उससे पहले पता लगे कि नेगेटिव नंबर आया, तो उस वजह से एक्सेप्शन आई। ठीक है, उसके बाद देखें मैंने यहाँ पे प्रिंट किया हुआ है कि इनिशियली स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर रहे हैं किसी नंबर का और स्टार्टिंग गैस मेरा ये है। ठीक है, ये फॉर्मेट का कल मैंने आपको बताया था कि इसका क्या मतलब होता है। ठीक है, अच्छा अब अगर फ़र्ज़ करें गैस को चेक किया कि अगर गैस गुड इनफ है तो तुम रिटर्न कर दो गैस को, अगर गुड इनफ नहीं है तो मैंने प्रिंट कर दिया कि गैस गुड इनफ नहीं है, अब हम इम्प्रूव करने जा रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से इम्प्रूव गैस जो है तो यहाँ पे प्रिंट किया हुआ है इम्प्रूव गैस के फंक्शन के अंदर। तो डिफरेंट जगहों पे हमने वैल्यूज प्रिंट की हुई है जिनको देख के फिर हम देख सकते हैं कि हमने कहाँ पे गलती की थी। ठीक है, तो अगर इस कोड को अब मैं चलाऊंगा, ठीक है, मैं लिखता हूँ पाइथन, इसे मैं चलाऊंगा। अच्छा, नाम वाला लिख दिया पाई, ठीक है, इसे मैंने सेव नहीं किया हुआ, 15_login.py और ये प्रिंट का फंक्शन कॉल नहीं हुआ हुआ। ठीक है, तो 36 के साथ फिर अगेन हम इसे कॉल कर रहे हैं। ठीक है, तो इसे करते हैं क्लियर और चलाते हैं, तो ये देख लें बहुत सारी स्टेटमेंट्स यहाँ पे प्रिंट करके दे रहा है। तो एटलीस्ट अगर कहीं पे अब आपको गलती नज़र आती है, ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे 6 की जगह लेट से 2 दे रहा होता, मुझे 36 का स्क्वायर रूट तो जो तो गलत होता, तो मैं यहाँ पे देख लें हर दफ़ा ये मुझे बताता है कि सबसे पहले देखें मैं चेक कर रहा हूँ कि 1 जो गैस है वो अच्छा है कि नहीं है, तो कहता है 1 अच्छा नहीं है। ठीक है, तो इम्प्रूव गैस अगली दफ़ा जब हुआ तो 18.5 हो गया 1 की जगह। ठीक है, तो अब फिर 18.5 को चेक करता है कि वो गुड इनफ है कि नहीं है। ठीक है, तो कहता है कि गुड इनफ नहीं है, अब उसको इम्प्रूव करके, ठीक है, 10 पॉइंट समथिंग हो गया ये। ठीक है, मतलब पीछे की तरफ आ गया। इस तरह से जाते जाएं आते आते ये जो है तो 6 पे पहुंच गया। तो दरमियान में अगर कहीं पे आपको गलती नज़र आती है तो आप उस जगह को पकड़ के जाके उस कोड को देखते हो कि वहाँ पे मैंने क्या गलती की हुई है। ठीक है, मगर यूजुअली इस तरह की जो चीज़ें होती हैं तो आप अपने कोड के अंदर जब इसको डालते हो तो आप देखें ये चीज़ हर दफ़ा प्रिंट होगी। फॉर एग्जांपल यही कोड उठा के अगर ठीक हो जाता है,
ठीक है, मतलब ठीक काम करता है। एक दफ़ा आपको पता लग गया कि ये सारा का सारा ठीक है, तो ये सारा का सारा आउटपुट तो फिर आपको नहीं चाहिए ना, जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है। मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, स्क्वायर रूट है। ठीक है, तो मैं इन सारी की सारी प्रिंट की स्टेटमेंट्स को फिर कमेंट आउट करूंगा। ठीक है, एक एक स्टेटमेंट को जाके कमेंट आउट करता रहूंगा। ठीक है, तो ये तो छोटा सा कोड है, इतना कोड नहीं है, 6-7 5-6 जो है, तो 5 या 6, हाँ 5 स्टेटमेंट्स हैं प्रिंट की, तो इतना बड़ा मसला नहीं है। मगर ये कोड अगर ज़्यादा होता तो इसमें ये प्रिंट की स्टेटमेंट्स भी ज़्यादा होती, तो हर दफ़ा आप कमेंट अनकमेंट करेंगे जब आपको, मतलब अगर फर्ज करें कोई नई चीज़ ऐड करेंगे, फिर कोई मसला आएगा तो फिर वो करते रहेंगे। तो इसको इस तरह से फिर हम नहीं करते। अच्छा, दूसरी बात ये कि एक दफ़ा जब ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है, लेट्स से ये आप ये किसी यूज़र को यूज़ करने के लिए देते हो, ठीक है, तो उसमें भी फिर आपको इस तरह का लॉग मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है, ये जो हम सारा कुछ कर रहे हैं तो एक किस्म का लॉग मेंटेन कर रहे हैं ना, अपने पास लिख रहे हैं कि क्या क्या चीज़ इस स्टेप पे क्या हुआ, इस स्टेप पे क्या हुआ, इस स्टेप पे क्या हुआ। जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि आप अपनी डेली रूटीन को लॉग करना स्टार्ट कर दें और एक हफ्ते बाद देखें कि आपने कितना टाइम या कितने घंटे लेट से एंटरटेनमेंट पे गुजारे, मतलब टाइम एक किस्म का ज़ाया किया फॉर एग्जांपल, और कितना टाइम जो है तो आपने कोई प्रोडक्टिव काम किया, मतलब पढ़ाई की, लेट से एक्सरसाइज वगैरह की, ठीक है, कुछ सीखा। ठीक है, इस तरह की चीज़ें। तो अगर आप ये सारी चीज़ें लिखते रहेंगे तो आप एट द एंड ऑफ द वीक वो जो सारी लिखाई आपने की होगी तो उसको देख लेंगे कि इतना टाइम, अच्छा लेट से मैंने इतनी टाइम एक्सरसाइज की थी वीक में, इतना टाइम मैं लेट से क्रिकेट खेलने गया हुआ था, तो ये भी एक प्रोडक्टिव काम है फॉर एग्जांपल। ठीक है, इसी तरह से लेट से मैंने इतने टाइम स्टडी की थी, तो ये भी प्रोडक्टिव काम है फॉर एग्जांपल जो है। तो इतने टाइम अब मैं दरमियान में लेट से वैसे बैठ के मूवी देख रहा था, तो ठीक है वो एंटरटेनमेंट के उसमें तो आता है, मगर आप अगर एग्जाम के दिन में कर रहे हैं तो लेट से मैं कहता हूँ टाइम ज़ाया किया। ठीक है, तो वगैरह वगैरह इस तरह से फिर आपको पता लग जाता है कि मैंने क्या क्या किस तरह से किया था, तो आपको एक अंदाज़ा हो जाता है। तो एग्जैक्टली इसी तरह की चीज़ यहाँ पे भी है कि अगर फ़र्ज़ करें ये जो सारा का सारा आउटपुट मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट इन अ सेंस इस तरह से है कि जब आप ये चीज़ यूज़र को उठा के देंगे तो उसे आप ये चीज़ नहीं दिखाना चाहते जो हाईलाइट हो रही है, आपको उसको सिर्फ आउटपुट दिखाना चाहते हैं। मगर अगर फ़र्ज़ करें वो कहता है कि मेरा प्रोग्राम क्रैश हो गया, ठीक है, या उसने गलत आउटपुट दिया, या लेट से किसी इनपुट के लिए उसने आउटपुट प्रोड्यूस नहीं किया, तो फिर आप ये भी देखना चाहते हैं कि ये जो लॉग मेंटेन हो रहा है, ये जो लॉग प्रिंट हो रहा है, तो इसको फिर आप देखना चाहेंगे। ठीक है, उस केस में आप देखना चाहेंगे मगर उसे नहीं दिखाना चाहेंगे। ठीक है, तो इस तरह के सिनेरियो में फिर हम प्रिंट की स्टेटमेंट नहीं लिखते, क्योंकि प्रिंट की स्टेटमेंट अगर हम लिखेंगे तो वो तो हर दफ़ा उसे दिखाएगा, और अगर मैं कमेंट आउट कर दूंगा तो फिर मेरे पास कोई हिस्ट्री नहीं होगी कि इसने क्या इनपुट दिया था और क्या हुआ था। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो भी सॉफ्टवेयर हम लिखते हैं तो उसको लॉक करते हैं। बाद औक़ात आपने देखा होगा कि कोई सॉफ्टवेयर अगर क्रैश हो जाता है तो वो आपको कहता है कि आप इसकी रिपोर्ट क्रैश की भेजना चाहते हैं कि नहीं, वो सेंड और डोंट सेंड का बटन आ जाता है, देखा हुआ है कि नहीं? अक्सर औकात आता है कोई सॉफ्टवेयर यस क्रैश सर, हो जाता देखा है, हुआ है। देखा हुआ। ठीक है, तो वो आपको कहता है कि बग रिपोर्ट आप जो है तो सेंड करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। तो वो असल में उसका फ़ायदा उन्हें यही होता है कि आप जब भेजते हैं तो वो चेक करते हैं कि इसने कौन सा स्पेसिफिक ऑपरेशन किया है या कौन सा स्पेसिफिक उस इवेंट उस टाइम पे अकर हुआ है जिसकी वजह से ये सॉफ्टवेयर क्रैश हुआ है, तो वो उसको फिर इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, या उस चीज़ को हैंडल करने की कोशिश करते हैं। तो अगेन हम देख रहे हैं कि प्रिंट की स्टेटमेंट तो एक अच्छी चीज़ नहीं है, हमने इसको लॉक करना है प्रॉपरली सही तरीके से। तो उसके लिए हमें पाइथन जो है तो ऑलरेडी एक चीज़ प्रोवाइड करता है जिसे एक लाइब्रेरी है लॉगिंग की, वो हमें देता है। ठीक है, तो इसी कोड के अंदर नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमने क्या किया कि यहाँ पे लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर दिया, लॉगिंग की लाइब्रेरी है। ठीक है, और हमने क्या करना है, अब यहाँ पे डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन है जो कि हम दिखा भी सकते हैं और छुपा भी सकते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़ हमारे पास होती है एरर। ठीक है, एरर वो चीज़ है जो कि मतलब हम कहते हैं कि नहीं आना चाहिए। फॉर एग्जांपल अब जैसे इस केस में स्क्वायर रूट के केस में अगर नेगेटिव नंबर आएगा तो हमने तो ये अजम्पशन ली थी कि नेगेटिव नंबर हमारे पास उसका स्क्वायर रूट ये फंक्शन नहीं निकाल सकता। ठीक है, तो ऊपर हमने इसकी जगह सिंपल एक प्रिंट की स्टेटमेंट रखी थी। ठीक है, अब यहाँ पे हम स्पेसिफाई करेंगे कि ये एरर है। इसी तरह से कुछ वार्निंग्स होती हैं। ठीक है, मतलब आप यूजर को वार्न करते हो कि आपने ये इनपुट तो दे दिया मगर इससे लेट से हो सकता है अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आए, या आप इस जगह पे ये वैल्यू अब इधर चली गई है तो इससे हो सकता है अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आए। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें वार्निंग में आ जाती है। कुछ चीज़ें होती हैं इन्फॉर्मेशन की। अब जैसे देखें यहाँ पे एक स्टेटमेंट हमने प्रिंट की थी कि लेट से हम स्क्वायर रूट ऑफ एक नंबर कैलकुलेट कर रहे हैं और इस गेस से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये अब इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, ये एरर के केस में हो सकता है यूजर को रिक्वायर्ड हो सकता है रिक्वायर्ड ना हो, ये एक इन्फॉर्मेशन दे रही है, कोई एरर का मैसेज नहीं है, ना कोई वार्निंग है। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, ये हमारे पास इन्फॉर्मेशन के उसमें आ जाता है।
ठीक है, इसके अलावा अगर इन तीनों चीज़ों के अलावा कोई चीज़ होती है तो वो फिर हमारे पास एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है जो कि रेयर केस में चाहिए होती है। यूजुअली जब प्रोग्राम क्रैश होता है तो उस टाइम पे जो डेवलपर होता है तो वो उसको देखता है, वो हमारे पास फिर आ जाती है डिबग में। ठीक है, तो अब इसको देखते हैं। सबसे पहले तो आप बताते हैं कि ये जो लॉगिंग की लाइब्रेरी है इसके अंदर एक कॉन्फ़िगरेशन का फंक्शन है बेसिक कॉन्फ़िग के नाम से, जिसमें शुरू में आप बताते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें आपने लॉग करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे लेवल का इसका एक पैरामीटर है जिसमें मैं कैसे कहता हूँ कि लॉगिंग के अंदर डिबग जो है तो तुम उसको लॉग करो। तो डिबग का मतलब यह है कि ये डिबग वाली चीज़ें भी उठाएगा, इन्फॉर्मेशन भी उठाएगा, वार्निंग भी उठाएगा और एरर भी उठाएगा, सारा का सारा उठाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो वो है क्या कहते हैं, ये जो चीज़ है, ठीक है, तो इसको देखते हैं कि किस तरह से हम किसी चीज़ का बताते हैं कि ये एरर है, ये वार्निंग है, ये इन्फॉर्मेशन है और ये डिबग की इन्फॉर्मेशन। अब जैसे वहाँ पे ऊपर हमने इस चीज़ को प्रिंट किया था, सिंपल प्रिंट की स्टेटमेंट से, यहाँ पे अब हम इसे कह रहे हैं कि लॉगिंग डॉट एरर। अब ये एरर इस वजह से है क्योंकि नेगेटिव नंबर मेरे पास नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो मैंने क्या किया, लॉगिंग के अंदर एरर के फंक्शन को कॉल किया और इसे कहा कि आपकी एरर की ये स्टेटमेंट आएगी उसके साथ। ठीक है, तो अब हम इसे देखेंगे तो ये एक स्पेसिफिक टाइप की इंफॉर्मेशन हमें देगा। इसी तरह से हमने एक प्रिंट की स्टेटमेंट लिखी थी, हमने कहा था कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं स्टार्टिंग विद गेस दिस गेस। ठीक है, तो ये अब इंफॉर्मेशन है, एरर नहीं है, ना कोई वार्निंग है, तो इसलिए इसके साथ हमने इन्फो की कैटेगरी में डाल दिया। इसी तरह से इसके अलावा जो चीज़ें आ जाती हैं जो कि मतलब हमें यूजुअली नहीं चाहिए होती, मगर जब रेयर केसेस में कोई बहुत बड़ा एरर आ जाता है या हमने अपनी कोड को डिटेल में देखना होता है तो उसमें फिर हमें चाहिए होता है, तो वो चीज़ें हम डिबग में डाल देते हैं। जैसे आप गेस इजंट गुड इनफ इंप्रूव करने लगे। ठीक है, तो नॉर्मली ये इन्फॉर्मेशन हमें नहीं चाहिए होती, ये स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से यहाँ पे इसको भी डिबग में डाल दिया, इसको भी डिबग में डाल दिया। तो अब जब मैं कोड को चलाऊंगा यहाँ पे और 36 इसे पास करूंगा, ठीक है, तो ये स्क्वायर रूट जब मुझे निकाल के देगा, ठीक है, तो ये किसी स्पेसिफिक फॉर्मेट में मुझे निकाल के देगा। देखें, अब मुझे बता रहा है कि हम स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं 36 का स्टार्टिंग गैस विद गैस 1, और ये क्या है, ये इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, इसी तरह से लेट से ये देखें, चेकिंग इफ 1 इज गुड इनफ गैस ये। ठीक है, तो कहता है ये डिबग की इंफॉर्मेशन है, बता रहा है साथ में। ठीक है, इसमें एरर कहीं पे नहीं है क्योंकि एरर हमने सिर्फ नेगेटिव नंबर जब देंगे तो तब हमें देगा। ठीक है, और आखिर में ये नंबर हमें बता रहा है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ नज़र आ रही, तो हम इसको यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ नज़र आए और कौन सी चीज़ नज़र ना आए। अब हमने चूंकि ऊपर कन्फिग में लॉगिंग डॉट डिबग लिखा हुआ है तो इसी वजह से ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है। अगर मैं इधर लिखता हूँ कि तुम मुझे इन्फो दिखाओ, ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें डिबग वाली चीज़ें नज़र नहीं आएंगी, इसे जब मैं चलाऊंगा तो सिर्फ इन्फॉर्मेशन वाली चीज़ें ये मुझे दिखाएगा। ठीक है, वो चीज़ें जो मैंने इन्फॉर्मेशन के लिए रखी हुई हैं तो वो दिखाएगा वार्निंग्स और एरर्स के साथ। ठीक है, अब देखें यहाँ पे मैंने लॉगिंग डॉट इन्फो कर दिया, मैं लेट से ये एरर इससे जनरेट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं नेगेटिव नंबर यहाँ पे दे दूंगा -36। ठीक है, तो जैसे ही -36 दूंगा तो ऊपर जब ये जाएगा तो यहाँ पे आपके पास x की वैल्यू लेस देन 0 होगी। ठीक है, ये एरर आ जाएगा और फिर एक एक्सेप्शन थ्रो हो जाएगी। तो अब देखते हैं कि ये क्या क्या प्रिंट करता है। मैंने इन्फो दिया है तो इन्फो में देखते हैं कि एरर आता है कि नहीं आता। ठीक है, इसे क्लियर करते हैं। ठीक है, ये देख लें एरर दिखा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आप अगर डिबग देंगे तो ये सारे इंक्लूडेड होंगे। ठीक है, इन्फो देंगे तो ये सारे इंक्लूडेड होंगे, वार्निंग देंगे तो ये सारे आएगा, एरर देंगे तो सिर्फ एरर आएगा। ठीक है, ये यहां तक क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? जल्दी बताएं कोई। नो सर। ठीक है, अच्छा, तो अब हम क्या कर रहे हैं कि ये सारा जो आउटपुट है ये हमें यहीं पे दिखा रहा है। ठीक है, नेगेटिव नंबर लेते हैं, पॉजिटिव नंबर लेते हैं, जो भी लेते हैं सारा कुछ हमें इधर ही सारी की सारी इंफॉर्मेशन ये दिखा रहा है। ठीक है, अब लेट से हम यूजुअली तो ये इंफॉर्मेशन यूजर को नहीं दिखाना चाहते, तो एक दफा हमने कोड कर लिया पूरा का पूरा और मुझे पता लग गया कि मेरा ये कोड अब ठीक काम कर रहा है, तो अब हम क्या करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये इंफॉर्मेशन जाए किसी फाइल में जाके स्टोर हो। ठीक है, फिर अगर कोई मसला आता है और यूजर मुझे बुलाता है कि तुम्हारे प्रोग्राम में ये मसला है, तो मैं जाके उस फाइल को खोल के उसको देख लूंगा। तो उसका तरीका यह है कि आप सिंपली आएंगे और कोई चीज चेंज नहीं करेंगे, यहाँ पे आएंगे, इसका एक पैरामीटर है फाइल नेम के नाम से। ठीक है, उसको कोई फाइल नेम दे देंगे। ठीक है, यूजुअली जो लॉग फाइल्स होती हैं तो उसकी एक्सटेंशन भी .log के नाम से होती है। तो लेट्स से मैं sqrt.log के नाम से इसे कहता हूँ एक फाइल बनाओ और उसके अंदर ये जो इन्फॉर्मेशन तो मुझे दिखा रहे थे ये उसमें स्टोर करो। ठीक है, और मैंने यहाँ पे लेवल लेट से डिबग रख दिया। ठीक है, इसका मतलब ये तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन जाके स्टोर होगी। तो ये अभी मुझे प्रिंट करके नहीं दिखाएगा, ये अभी फाइल में स्टोर करेगा। ठीक है, तो मैं जब जाऊंगा यहाँ पे
ठीक है, और अब चलाऊंगा तो मुझे ये सिर्फ आउटपुट दिखाएगा, ये देख लें 6 पॉइंट ये दिखा रहा है। और इसी फोल्डर में जहां पे मैं था उधर sqrt.log के नाम से एक फाइल बन जाएगी, ये देख लें sqrt.log के नाम से एक फाइल बनी हुई है। ठीक है, इसे मैं खोलता हूं तो वो इन्फॉर्मेशन जो पहले ये प्रिंट करके दिखा रहा था अब इसमें है, तो अगर कोई गलती होगी तो यहाँ पे आपको नजर आ जाएगी। ठीक है, तो इधर से फिर आप डायग्नोस करके उसे ठीक कर लेंगे। ठीक है, तो अब ये देखें यूजर से भी आपने चीज छुपा ली है, मगर अपने उसके लिए आपने ये भी वो कर दिया है कि मेरे पास क्या क्या चीज स्टोर हो रही है। तो इस तरह से आप इवन टाइम के साथ भी नोट कर सकते हैं कि कौन से टाइम पे क्या चीज हुई थी। ठीक है, वो डेट टाइम का जो लाइब्रेरी हमने देखी थी तो वो डेट टाइम डॉट नाउ अगर आप करेंगे तो वो जिस टाइम पे ये स्टेटमेंट ये चीज एग्जीक्यूट हो रही थी तो उसका टाइम भी साथ में स्टोर करता रहेगा। ठीक हो गया, तो ये क्लियर है कि नहीं है, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो सर। बिल्कुल नहीं है। सर ये फाइल सेव में जो करते हैं सर दोबारा से एक बार करा दें। अच्छा देखें, मैंने ये एक पैरामीटर सिर्फ एक्स्ट्रा डाला है यहाँ पे, ये सही है, ये चीज ये जो हाईलाइटेड है ये एक्स्ट्रा डाली है। तो इससे ये होता है कि लॉग फाइल की यूजुअली जो एक्सटेंशन होती है तो वो .log होती है। ठीक है, तो मैंने इसे कहा कि ये जो चीज तुम पहले प्रिंट करके मुझे दिखा रहे थे अब ऐसे करो कि तुम इसे एक फाइल में रख दो। तो फाइल का नाम बता दिया, ठीक है, sqrt.log। तो अब ये क्या कर रहा है कि जब भी ये चीज होगी तो ये फाइल में जाके ये चीज डालता रहेगा। ठीक हो गया जला? यस सर। अच्छा, Yes, इसके sir. इसके अलावा ये जो बेसिक कन्फिग का फंक्शन है, ठीक है, तो इसके और भी बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिसमें आप चेंज कर सकते हैं डिफरेंट चीज़ों को। ठीक है, तो उसे आप फिर स्टडी कर लें। ठीक है, तो अगर आप मतलब अच्छी बात है अगर आप अपने कोड को लॉक करते हैं, ठीक है, तो उससे अच्छी बात ये होती है कि फ्यूचर में अगर आपको फ़र्ज करें फिर कोई मसला वगैरह आता है या कोई एरर वगैरह उससे जनरेट होता है तो आपको पता लगता रहता है। ठीक है, अब इस केस में अगर फ़र्ज़ करें ये चीज़ सिरे से मेंटेन ना हो रही होती और कोई बंदा आपको आता है और वो आपको कहता है कि मैं इनपुट देता हूँ और आउटपुट गलत आता है, तो आपको कोड खोल के सारा कुछ करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कहाँ पे मैंने गलती की थी। ठीक है, वहाँ पे जब आप यूज़र को ये देंगे तो उधर उनके पास तो कोड नहीं होता ना, आप उनको एक एक फाइल देते हैं जिस पर डबल क्लिक करके वो खोलता है किसी चीज़ को। ठीक है, या कोई सेटअप देते हो। ठीक है, तो वो जब आप देंगे तो ये लॉग उसके साथ मेंटेन होता रहेगा, तो आपको पता लगता रहेगा कि ये कोई चीज़ गलत कर रहा है या मैंने कोड में कोई मसला था। ठीक है, तो लॉग्स इंपॉर्टेंट होते हैं, इसी वजह से यूजुअली जब इस तरह का कोई क्रैश या वो होता है तो वो आपको कहता है कि आप ये रिपोर्ट सेंड करना चाहते हैं कि नहीं सेंड करना चाहते। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और अच्छी बात है कि अगर आप इसको यूज़ करें तो। ठीक है।